हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग HPSSC दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जे इलेक्ट्रिकल का जो रिसेंट में पेपर हुआ था 18 जुलाई 2021 को, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये पेपर हमें एक हमारे एस्पिरेंट ने मेल किया था, उसी को रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते मैं आपके सामने ये पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरीके से देखना होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके एग्जामिनेशन कोई भी हो, आप इस पेपर को देखिए, क्योंकि अभी भी रिसेंटली HPSSC ने ये कंडक्ट किया 18 जुलाई 2021 को, दैट मीन्स 4 दिन पहले का ही पेपर है। इसका पोस्ट कोड है पर्टिकुलरली 849। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। आज आपका हमें रिव्यू हमें बताना होगा कि आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट पेपर चाहिए या फिर इसको पार्ट वाइज लेकर के, क्योंकि डिपेंड करता है आपका टाइमिंग कितना जाता है। एक सेशन काफ़ी अगर लंबा हो जाता है तो समझने में भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज ये सेशन प्रोवाइड करा था। तो गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। मैं इस पेपर को एनालाइज करके यही आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने सेशन इंपॉर्टेंट सेशन जो है ना गाइस सेपरेट लिए थे प्रीवियसली, ये सारे क्वेश्चन मुझे एज इट इज देखने को मिले, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले। मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर ओम्स इज स्ट्रेच टू इट्स डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ओम्स इज व्हाट। ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया था। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक हमारा रेजिस्टेंस एक वायर है, वायर का कुछ क्रॉस सेक्शनल होगा। ठीक है, ये हमारा मान लो वायर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर। ओके, इसको क्या किया हमने, नेक्स्ट इसमें स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, ओके, स्ट्रेच टू इट्स डबल इट्स लेंथ, मान लो हमारी एक्स लेंथ होगी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्वाइस एक्स लेंथ हो जाएगी। करेक्ट। अब आपको पता है इसका जो स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ तो हमारी डबल होगी। ठीक है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, वो भी तो हमारा हाफ हो जाएगा। करेक्ट, वो भी तो हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना मटेरियल यहाँ पे कंडक्टर में यहाँ पे यूज़ हुआ है उतना ही कंडक्टर यहाँ पे रहेगा। बट ये क्या हुआ, स्ट्रेच किया गया। आपको समझ में आया होगा कि इसका थिकनेस अगर यहाँ पे इतना रहता है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं, मटेरियल सेम रहने के कारण इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा कम हो जाएगा। दैट मीन्स आपको दोनों भी फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने ये फॉर्मूला लगा रहे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, हमने लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये मार्क करके आए होंगे, बट ये गलत है ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, देखिए नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश, वो क्या हो जाएगा हमारा रो एल बाय ए। ठीक है, एल क्या हो गया हमारा, डबल हो गया। ठीक है, रो ट्वाइस एल हो गया हमारा, और एरिया क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे A/2 लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 4 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा प्रीवियस से। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ आर, दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस कितना हुआ नए वायर का, वो हुआ हमारा 4R। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा, ट्वाइस आर सिलेक्ट करके मत आना, जल्दबाजी में गलत हो जाता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 20 ohms इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट। ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर पर वोल्ट मीटर इज व्हाट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर वोल्ट मीटर इज व्हाट, ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू होता है E/R प्लस RH प्लस ये स्मॉल आर, दैट मीन्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R बाय L। ठीक है, अभी हम लोग इसमें हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच विल इक्वल्स टू 3/E कितना है हमारा 3 है, R कितना है हमारा 20 ohms का रेजिस्टेंस है, प्लस RH 10 प्लस R हमारा 0 है, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। ठीक है, कोई सेंस भी नहीं बनेगा यहाँ पे, नहीं भी लिखा तो भी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20/10। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर ले तो 0.2 इसका आंसर आता है। दैट मीन्स जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा अलॉन्ग द वायर इन वोल्ट पर मीटर में हम लोग इसको मेजर करते तो वो रह जाएगा हमारा 0.2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसमें आपको बताता हूँ कौन सेशन में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हमारे पास में 200 वाट और 100 वाट का बल्ब है, जो दोनों भी ऑपरेशनल है 220 वोल्ट पे, वो हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। जब हम लोग उसको 220 वोल्ट पे सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं तो उसका पावर कितना कंज्यूम हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। दो अगर हमारे बल्ब है, ठीक है, एक 200 वाट का है और एक हमारा 100 वाट का है, अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट्स के, करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा कितना पावर कंज्यूम हो जाएगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो है हमारा P1 × P2 अपॉन P1 + P2। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
P1 इंटू P2 कितना है हमारे पास में 200 इंटू, ये मान लो इसको 200 है, इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100 विल बी 300, ठीक है, 1 जा 3 जा 200 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 66.66 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ लैम्प बेस्ड एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था ये जो डार्क बल्ब, कौन सा बल्ब डार्क ग्लो करेगा, ब्राइट ग्लो करेगा, इसका करंट पावर और इसके सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वेरिएशन जो रहते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने एक लैम्प बेस्ड सेशन में काफ़ी महीनों पहले ये सेशन कवर कराया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको पर्टिकुलर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली बनते हैं, मैं आपको इसी सेशन में दिखाने वाला हूँ। और देखिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेशन का जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था, ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, पावर कंज्यूम्ड बाय देम विल बी व्हाट, देख रहे हो आप, ठीक है, ऑप्शन सी। हालांकि ऑप्शंस भी यहाँ पे ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बताया, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करने के बदले अगर आप कंप्लीट इस सेशन को जाके देखते हो, ये सिर्फ 10-15 मिनट का सेशन है, जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 3 2 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने फॉर्म किया, ट्रायंगल दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, डेल्टा हो गया, करेक्ट, ओके। ये 2 ohms का है, ये भी हमारा 2 ohms का और ये भी हमारा 2 ohms का है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स इज व्हाट। देखिए ये कॉर्नर हो गया ए, बी और सी। अब एनी टू कॉर्नर के बीच का रेजिस्टेंस दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कॉर्नर और इस कॉर्नर को हम लोग कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, ए और बी को, सी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे 2 लेग्स हो जाएंगे हमारे, एक हमारा 2 ohms का एक रेजिस्टेंस और एक 2+2 हमारे सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से भी लिख लिया, तो भी हम लोग एज इट इज करेंगे, 2+2 विल बी 4 ohms, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों कौन से इसमें पैरेलल में, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 + 4 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, 4/3 ohms। दैट मीन्स इन दोनों लेग्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 4/3 ohms। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइसेस सुनाई दे रहे होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कुछ अनअवॉइडेबल नॉइसेस आपको सुनाई देते होंगे काफ़ी कबार सेशन के टाइम में। मैं ट्राई करता हूँ आपकी आपको कम से कम हो आपको सुनाई दे, बट स्टिल अगर आप काफ़ी कबार होता है इस तरीके से तो आप अंडरस्टूड करिएगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 2 हीटर वायर है इक्वल लेंथ के, उनको हमने क्या किया, पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जो रेशियो रहेगा हीट प्रोड्यूस इन द 2 केसेस विल बी व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया गाइस, ठीक है। 2 हीटर वायर से इक्वल लेंथ के, ठीक है, ओके। अगर आप मान लेते हो कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा RS, उसका हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R, ठीक है, 2 इंटू R, R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मान लो इसको हम लोग R भी कंसिडर कर लेते, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, करेक्ट। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और जब हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका जो हीट प्रोड्यूस होगा, अब हीट प्रोड्यूस में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, I² R लॉस। इसी को हम लोग लॉस क्या कहते हैं, हीट डेवलप होती है इसी के कारण, ठीक है, I² R लॉसेज, ठीक है। तो ये जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका पावर हीट कितना प्रोड्यूस होगा, मान लो हम लोग लिखते हैं HS, वो हो जाएगा V²/RS, करेक्ट। और जो हमने उसको देखिए, और ये इस केस में क्या हो जाएगा, V क्या है हमारा सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, टू द हीटर RS, और यहाँ पे RS में वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। HS विल बी इक्वल्स टू V²/RS का वैल्यू कितना था, ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है, समझिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। अब हम लोग पैरेलल कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, V²/RP, करेक्ट। RP में वैल्यू हमारी कौन सी है, ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। इस केस में यहाँ पे R/2 है, ठीक है, R/2 है। तो इस केस में जो HP का वैल्यू आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ पैरेलल कंडीशन विल बी ट्वाइस V²/R। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसका रेशियो पूछा गया, हीट प्रोड्यूस इन द 2 केसेस विल बी व्हाट, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कंडीशन में जो उसका रेशियो हमारा रहेगा वो हम लोग निकाल पाएंगे, HS/HP, करेक्ट। और HS का हमारा रेशियो क्या आया, V²/ट्वाइस ऑफ R, और HP का हमारा जो रेशियो आया ये हमारा V²/R, करेक्ट। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1/4,
दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो हमने उस दो हीट वायर्स के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई उसका रेशियो क्या है, ठीक है, वो है हमारा 1/4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 10, हमारे पास में 50 वाट के बल्ब से 10 घंटे के लिए हमने चालू किया इन अ डे इन द मंथ ऑफ 30 डेज। ये हमको सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। 10 हमने 50 वाट के बल्ब, ठीक है, 10 आवर्स के लिए, ठीक है, 30 डेज के लिए हमने यहाँ पे इंटू जूल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉन अगर हम लोग 1000 से इसको डिवाइड कर देते, ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आता है, ये आ जाएगा हमारे पास में 150। काफ़ी सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 0 ये 0 कैंसिल, ये 10 आ जाएगा। 5 × 30 विल बी 150 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7। द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of a capacitance and a distance of a separation of a plates D with a potential difference V will be the plates is what। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। CV²/2D इसका ये करेक्ट रेशियो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो फोर्स ऑन द प्लेट रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, CV²/2D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको क्वेश्चन कवर कराया था, आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है करके। एम्पियर टर्न्स पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, काफ़ी सिंपल सा है। एम्पियर टर्न्स पर मीटर हमारे मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैंने आपको चार्ट मेंशन किया था। ये मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में जो एनालॉजी रहती है, ठीक है, एनालॉजी रहती है बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए मैग्नेटिक सर्किट में जैसे एमएमएफ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे ईएमएफ होते हैं, जो हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं और इसको हम लोग एम्पियर टर्न्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर टर्न्स पर मीटर हम लोग इसको कहते हैं, फिर उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने सेम आपको बताया था और सेम आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस मोर रेडिली थ्रू, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। काफ़ी इजीली जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है वो हमारे एयर से पास होंगे क्या, नहीं, वुड से पास होते क्या, नहीं, वैक्यूम से भी नहीं पास होते, क्योंकि इसको परमेबल मटेरियल हमें लगता है, ठीक है। तो अगर हमने आयन कोर ले लिया, इसके कोर अगर वाइंडिंग्स लगा दी, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो फ्लक्सेस है वो हमारे इस आयन कोर के थ्रू हमारे ये होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एयर कोर सिर्फ नॉर्मल कॉइल टर्न करते हो और एक इस कॉइल एयर आयन कोर पे अगर आप कॉइल टर्न करते हो तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स इसमें दिखते हैं। अगर आपको विजुअली उसको देखना होगा तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखिए इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। ऐसे वो किस तरीके से पोल हमारा पोल का फोर्स है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, उस तरीके से हमारे दो इसके यूनिट रह सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एज अ फोर्स पर यूनिट फील्ड बोला है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, ठीक है, दैट मीन्स AM। ऑप्शन सी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर हमने इसको फोर्स पर फील्ड यूनिट ऑफ H हमने डिसाइड किया तो इस केस में हमारा वेबर ये आंसर आ जाता है। वेबर यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। एमएमएफ इन अ मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड टू, अभी मैंने आपको टेबल बताया था जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहते हैं हमारे मैग्नेटिक सर्किट्स में वो किस तरीके से करस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो एनालॉजी है वो ईएमएफ होता है। ऑप्शन डी, देखिए पहला ही टर्म है एमएमएफ और ईएमएफ में एनालॉजी रहती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे आपका करंट फ्लो होता है वैसे ही हमारे मैग्नेटिक सर्किट में आपने देखा होगा ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें हमारे फ्लक्सेस फ्लो होते हैं जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग मेजर करते हैं वेबर या फिर एम्पियर टर्न्स पर रिलेक्टेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिलेक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में एनालॉजी रहती है, परमियंस और कंडक्टेंस के बीच में एनालॉजी रहती है, परमेबिलिटी और कंडक्टिविटी, रिलेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, फ्लक्स डेंसिटी और करंट डेंसिटी। आप इसके जो रेड कलर में यूनिट्स है ये तो आप पहले ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द BH कर्व ऑफ अ डैश विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले सेशन लिया था, मैंने आपको बताया था 12 to 13 मिनट का एक सेशन मैं आपको बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। ये BH कर्व हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे H, यहाँ पे आता है B। इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन बोला गया, ठीक है, इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। अगर एयर की बात करते, कॉपर की बात करें, वुड की बात करें तो BH कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा। बट अगर हम लोग सॉफ्ट आयन की बात करते तो BH कर्व हमारा कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने का, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से रहता है। ये मैंने आपको 13 मिनट का सेशन है एग्जैक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेशन जाके देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन क्लियर करना काफ़ी बड़ी बात नहीं है, बट गाइज आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, आपके बेसिक्स, आपके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अगर क्लियर रहते हैं तो क्वेश्चन आप रटे रटाए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने क्वेश्चन आप देख रहे हो कि जो हमने डिस्कस किया वही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन किस तरीके भी घुमा फिरा के पूछ ले, बेसिक्स क्लियर होने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टफ नहीं लगने वाला। इसलिए मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को BH कर्व और हिस्टेरिसिस लॉसेस में दिक्कत जाती है, जिसमें हमारे पास कोहेसिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है, सैचुरेशन क्या होता है, ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। और ये BH कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है, देखिए ये लूप इस तरीके से ही क्यों फॉर्म होता है, ये ऐसा क्यों नहीं फॉर्म होता, या फिर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं रहती, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया के माध्यम से आपको बताया, ठीक है। अगर आप कोई इंटरव्यू फेस करते हो आगे चल के, तो वहाँ पे भी ये मेनली ये BH कर्व वो डेफिनेटली एग्जामिनर पूछता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि BH कर्व क्यों फॉर्म होता है और किसके कारण फॉर्म होता है, ठीक है। एयर का अगर BH को फॉर्म करने जाए तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसका भी लिंक चाहिए होगा तो आप पर्सनली जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है, जिन्होंने इस सेशन को नहीं देखा होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपको पर्टिकुलरली लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, चिंता मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 13, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू अ कॉइल सेटअप फ्लक्स लिंकेज ऑफ 4 वेबर टर्न, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज व्हाट, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी इक्वल्स टू एल विल बी इक्वल्स टू N∅L, ठीक है। तो 5/L भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4/2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 4 वेबर पर टर्न। तो करंट कितना फ्लो रहा है, 2 एम्पियर्स, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 हेनरी विल बी द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ लीड एसिड सेल इंक्रीजेस। अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है लीड एसिड सेल में, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो ये रिमेन्स अनचेंज, ये करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर ऑफ अ डैश वेव इज 1। मैंने आपको बताया था फॉर्म फैक्टर जो रहता है वो हमारे स्क्वायर वेव का 1 रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के लिए एक चार्ट ध्यान में रखिएगा इस, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर आपका साइन वेव का 1.11 रहता है, ट्रायंगुलर का 1.154, स्क्वायर वेव का 1 और सॉ टूथ का भी 1.154। इस तरीके से RMS वैल्यू, पीक फैक्टर्स क्या रहते हैं, ये इस टेबल में मैंने आपके सामने मेंशन किया। हर एक सेशन में जहाँ जहाँ हो सकता है पॉसिबल, मैं आपको इस तरीके से टेबल के माध्यम से सारे वेरिएशंस बता देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो आपको RMS वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सारी चीज़ें अलग अलग वेव फॉर्म्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, वो मैं आपको बताते रहता हूँ। तो उसको पॉज करके आप ध्यान से देखा करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, व्हेन अ 15 वोल्ट स्क्वायर वेव इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 वोल्ट AC वोल्ट मीटर। अगर हमने 50 वोल्ट AC वोल्ट मीटर के अक्रॉस में हमने 15 वोल्ट स्क्वायर वेव यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी, तो इस केस में हमारा जो AC वोल्ट मीटर है वो हमारा कितना रेट करेगा, वो तो सिंपल है गाइस। स्क्वायर वेव अगर हमने यहाँ पे, इसका पीक वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा 15 वोल्ट का, ठीक है। तो ये हमारा 15 वोल्ट ही मेजर करेगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक सा क्वेश्चन है, इन LCR सर्किट द वोल्टेज रीड एट अ रेजोनेंस अक्रॉस RLC आर 40 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 60 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। LCR है, ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास इंडक्टेंस है, देन कैपेसिटेंस है एंड देन इज अ रेजिस्टेंस, ओके। ये कौन सी कंडीशन में बात की गई है, रेजोनेंस कंडीशन में आपको बताया था। रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल्स टू XC होता है, दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस द्वारा जो हमारा रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 1/2 पाई FC और 2 पाई FL, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल रहता है। तो इस केस में अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है RLC के, ठीक है, R के अक्रॉस में 40 वोल्ट है, C के अक्रॉस में 60 वोल्ट है और इसके अक्रॉस में भी 60 वोल्ट है। तो रेजोनेंस कंडीशन में जितना भी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते दैट अपीयर्स अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो हमारा 40 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को बिना
आपको पेन पेपर लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने पीजीसीएल या फिर गेटको में मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द कंडक्टेंस एंड द ससेप्टेंस कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस आर। कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस कंपोनेंट रहते हैं एडमिटेंस के, हमारे पैरेलल कंपोनेंट रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंडक्टेंस को हम लोग रेसिप्रोकल क्या करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे रेजिस्टेंस R1, ठीक है, पैरेलल में हम लोग कंसिडर करते हैं 1/R2, यही तो हमारा कंपोनेंट रहता है, तो ये हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन any two terminals of a balanced delta connected load is 12 ohms. The resistance of each phase is what? देखिए ये हमने हमारा एक यहाँ पे हम लोग okay, it is the resistance between any two terminals of a balanced delta connected load is 12 ohms. ये 12 ohms है और ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमारा 12 ओम, ये तो हमारे x है, ये भी x और ये x बैलेंस्ड डेल्टा है, ठीक है। तो ईच फेज का रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये x का वैल्यू हमें पूछा गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी टू फेज मैंने आपको जिस तरीके से स्टार्टिंग का पता है A B और C, ठीक है। तो इसका मान लो अगर हम लोग यहाँ पे A और B के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं डेल्टा कंडीशन में, ठीक है, तो वो आ रहा है हमारा 12 ओम हमारा मेजर कर रहा है, ठीक है, इट इज़ 12 ओम्स मेजरिंग, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस में। तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे जो x का वैल्यूज़ रहेगा ये हमारा क्या रहेगा। तो सिंपल है गाइस, मैंने आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये कब x का वैल्यू रहेगा, ये 12 कब आएगा, ठीक है, 12 जब हमारा ये x, ये मान लो ये रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस ये हमारे सीरीज़ में आ जाएगा, और ये सीरीज़ में आने के बाद ये हमारा पैरेलल हो जाएगा इसके साथ में, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन देखा था। तो अभी आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ 18। आप बाकी ऑप्शंस के भी देख सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में रखने की बात नहीं, अगर इसको बाय ऑप्शन भी जाते हो क्विकली 2 मिनट के अंदर सॉल्व होता है, ठीक है। ये अगर हम लोग 18 ओम्स को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 18 और 18। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 18 और ये 18 हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा इफ़ वी एलिमिनेट दिस, ठीक है, और ये 18 ओम यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, 18 + 18 विल बी 36, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये 36, अब ये 36 और 18 हमारे किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 36 अपॉन 18 + 36 विल बी 54, 1 ज़ा 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36। तो आया हमारा 12 ओम्स रेजिस्टेंस ये, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज विल बी 18 ओम्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। Then the next question is question number 20. The 350 ohms resistance are connected in a star across a 400 volt 3-phase supply. अगर हमारा एक रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो लाइन करंट के ऊपर क्या असर होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। 3 हमारे पास में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पे स्टार कनेक्ट फैशन में कनेक्टेड है। इसका वैल्यू कितना है हमारा 50 ohms एंड देन दिस इज 50 ohms एज वेल। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा डिस्कनेक्ट होता है। आई लाइक टू चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये हमने 400 वोल्ट्स के अक्रॉस में कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस लेट्स से हैज़ बिन डिस्कनेक्टेड। तो हमें लाइन करंट के ऊपर क्या आ जाएगा, तो लाइन करंट हमारा क्या जाएगा 400 वोल्ट। तो हमारे दो ही हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस रहेंगे, सिंपल है, 50 और ये 50 का, ओके। तो 400 अपॉन 50 + 50 100, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अ डायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज चीफली यूज्ड एज अ, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग एज अ कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो मेनली हम लोग एज अ वाट मीटर ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको एक चार्ट भी इसके पहले प्रेजेंट किया था, सेम आपको ध्यान में रखिएगा। यूजुअली इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट के ऊपर हमारे एमीटर वोल्ट मीटर तो रहते हैं, बट वैट मीटर जनरली हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वी यूजुअली प्रेफर वैट मीटर्स फॉर दिस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22।
इफ़ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, सेम क्वेश्चन गाइज आप देख सकते हो, इफ़ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट इज डबल, अगर हमारे मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डबल कर दे तो ऑपरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो हमारा डिफ्लेक्शन रहेगा इस पॉइंटर का, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल बराबर रहेगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, मूविंग आयन का फाइ जो हमारा डिफ्लेक्शन रहता है वो स्क्वायर ऑफ करंट पे प्रोपोर्शन रहता है। अगर इसको हमने डबल कर दिया तो हमारा इसका जो ऑपरेटिंग फोर्स रहेगा वो 4x हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट मेंशन किया था, मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप ये बात ध्यान में रखिएगा, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल PMMC का जो डिफ्लेक्शन रहता है वो सिर्फ लीनियरली प्रोपोर्शनल रहता है, बाकी सारी लॉगरिथमिक स्केल रहती है, स्क्वायर ऑफ करंट रहता है। थर्मोकपल का हो गया, मूविंग आयन या फिर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सेम चार्ट मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था और सेम क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, वाटर मीटर इज डैश इंस्ट्रूमेंट। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये। इंटीग्रेटिंग दैट मीन्स क्या होता है, जो हमारा पावर कंज्यूम होता है वो किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, टाइम के साथ हमारा इंटीग्रेट होता रहता है, इसलिए हम लोग वाटर मीटर को या फिर एनर्जी मीटर को हम लोग एज ए इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं। ये चार्ट आपको एक नए से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने का। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में आता है वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग टाइप में वैट आर मीटर हमारा कंसिडर होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे रिक्वायर्ड रहती है, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं रहती, डैम्पिंग टॉर्क भी हमारी ज़रूरत नहीं थी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, और ये रजिस्टरिंग मैकेनिज्म हमारे पास में यहाँ पे रहता है। रजिस्टरिंग मैकेनिज्म दैट मीन्स आपको जो बिल आता है घर पे, ठीक है, जो आप कंज्यूम करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना पावर कंज्यूम करोगे वो रजिस्टर हो रहा है, स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो जाके आपको बिल आ रहा है कि आपका प्रीवियसली यूनिट कितना बर्न हुआ और अभी हमारा यूनिट कितना बर्न हुआ, ये हमारा रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा मैकेनिज्म नहीं रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर इंस्टेंटेनियसली। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिएगा, इंस्टेंटेनियसली। मान लो यहाँ पे आपका 15 वोल्ट का यहाँ पे इस टर्मिनल पे वोल्टेज है और आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। ये वोल्ट मीटर से आप जो यहाँ पे क्वांटिटी मेजर कर रहे हो वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमने क्वांटिटी मेजर की वो हो गया हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और यहाँ पे क्या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है, दिस इंस्ट्रूमेंट एड अप द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड मेजर द टोटल क्वांटिटी इन अ गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे 1 मंथ का आपका साइकिल रहता है, ठीक है, और यू कैन से 28 डेज का एक साइकिल रहता है आपका, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन का, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पीरियड में आपका जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है, वो हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बताता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई होप आपको अभी इसके बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 25, A 100 watt 250 bulb is put in the series with a 40 watt 250 volt bulb across a 500 volt supply, ठीक है। द करंट ड्रॉन विल बी व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हमारे पास में एक बल्ब है, ठीक है, दिस इज बल्ब, इट्स रेटिंग इज 100 वाट 250 वोल्ट्स। ये हमने यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया दूसरे, ठीक है, 40 वाट 250 वोल्ट्स के सीरीज़ में, ठीक है। इसके अक्रॉस में हमने सप्लाई कितना लगा दिया, 500 वोल्ट, ओके। तो अभी हमें ये जानना होगा कि इसका करंट कितना ड्रॉ होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, करेक्ट। तो फॉर दिस आपको पता होगा पावर ड्रॉप कितना हम लोग किससे मेजर करते हैं, V²/R या फिर I²/R, ये इसमें मेजर करते हैं। तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे R1, लेट्स से दिस बल्ब इज L1 एंड दिस इज L2, ओके। तो R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V² हमारा 250 × 250 अपॉन R का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है हमारा फर्स्ट बल्ब का, ये हमारा 100 वाट, ठीक है। यहाँ पे 55 52, ठीक है, 50 × 250 5 × 250 विल बी 1250 डिवाइडेड बाई 2, तो 1200 का हाफ कितना हो जाएगा 600 प्लस हमारा 50 का हाफ 25, 625 इसका वैल्यू आ जाएगा, ओके। R1 विल बी इक्वल्स टू, मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ स्पेस, ठीक है। हियर वी विल गेट R1 एज अ 625 एंड द सेम वी हैव टू कैलकुलेट फॉर R2 एज वेल। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो रहेगा इस बल्ब का, ठीक है, इस बल्ब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है R2, करेक्ट। तो R2 विल बी एज इट इज, वी विल फॉलो द सेम थिंग, 250 × 250 अपॉन पावर कितना है इसका 40, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो इट कम्स आउट टू बी 15
62.5 इसको आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है इसका भी मैंने एक सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गाइस, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 625 प्लस 1562.5 आप एडअप करते हो तो इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, 625 अगर हम लोग इसमें एडअप करते हैं तो 2187.5 रेजिस्टेंस आ जाता है। दैट मीन्स इस कंप्लीट बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2187.5। हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है 500, अगर हम लोग 500 को 2187.5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू सेम हमारा ऑप्शन ए के बराबर आ जाता है 0.2285 समथिंग। हालांकि मैंने अभी कैलकुलेटर से निकालिया, बट आप अप्रोक्सीमेट करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो करंट ड्रॉ किया इस सर्किट के द्वारा वो है हमारा 0.2286 एम्पियर्स। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज व्हाट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हमारा क्या है, पैरेलल सर्किट है फिर सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। देखिए नॉर्टन सर्किट में एक इक्विवेलेंट हमारा करंट सोर्स रहता है इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। ठीक है, वीटीएच दैट मीन्स हमारा थेवेनिन सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है इन विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज वीटीएच। ठीक है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स दोनों भी आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ पैरेलल एंड इट इज़ अ सीरीज सर्किट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको ये बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अ 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी इज यूज्ड इन अ कार कंटेन्स। 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी जो रहती है हमारी कार में, उसमें क्या रहता है, उसमें मेनली हमारे पास में 6 सेल्स कनेक्टेड रहते हैं हमारे सीरीज में। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड दिस लास्ट वन 6। ठीक है, ईच ऑफ द बैटरी हैविंग अ 2.1 वोल्ट, 2.1 इस तरीके से होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 12.6 वोल्ट होता है जो कि हमारी फुल चार्ज के बाद में हमारा दिखाता है। एग्जैक्ट आपका 12 वोल्ट ऐसा बैटरी तो 12 वोल्ट नहीं दिखेगा। इफ़ यू चार्ज इट इट विल शो यू वोल्टेज समथिंग अबव देन द 12.5 और से 12.6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वो दिखा देता है। ठीक है, अगर इसका बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो आपको काफ़ी कबार 11.8 या फिर काफ़ी कबार इससे भी कम दिखा देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा 6 सेल हमारे सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 400 एम्पीयर टर्न्स पर मीटर। इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपके होमवर्क के लिए। मैंने आपको अभी तक काफ़ी बेसिक से बता दिया, अगर आपको एनालॉजी का सेशन आपने देखा होगा इसमें मैंने आपको ये बताया। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में कमेंट कर सकते हो, ब्रीफली छोटा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। Then the next question is question number 29. Self-induced EMF is in a 0.2 Henry coil when a current in it is changing at the rate of 100 ampere per second. तो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ई कॉइल में पूछा गया। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है di/dt से। ठीक है, तो चेंज इन करंट कितना हो रहा है 100 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो E विल बी इक्वल्स टू L di/dt हम लोग मेनली लिख लेते हैं। ठीक है, तो L का वैल्यू कितना है 0.2 हेनरी का, चेंजिंग करंट कितना है 100 एम्पियर पर सेकेंड से। तो 0.2 इंटू 100 विल बी 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 2 विल बी 20 वोल्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, जीरो पावर फैक्टर एट अ रेजोनेंस, द पावर फैक्टर एट अ रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट इज व्हाट। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। RLC सीरीज सर्किट में हमारा पावर फैक्टर क्या रहता है, रेजोनेंस का यूनिट रहता है, आपको पता है रेजोनेंस सर्किट में हमारा पावर फैक्टर यूनिट रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया था। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, पहले हमारे फर्स्ट 30 क्वेश्चन। आज के सेशन में हमने इतने लिमिटेड क्वेश्चन रखे। अगर आप चाहते हो कि हम लोग 30 के सेशंस करें या फिर एक कंप्लीट सेशन में आपको बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करा दो, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ये वन ऑफ द हमारे एस्पिरेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया। इसके बाद आपके गेट को का PGCL और बाकी के जो भी सेशन है आपके कंप्लीटली लाइन अप रहेगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा गाइस। ठीक है, मैं आपके हर एक सेशन जो भी हमने सीरीज हमने कंटिन्यूएशन में रखी है वो हम लोग सारी कंप्लीट कवर करेंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारे एप्लीकेशंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।